बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछले वीडियो में किया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने ये जाननी है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में नहीं आते तो फिर ये क्वेश्चंस सॉल्व करना आप लोगों के लिए नामुमकिन बात है। ठीक है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को। तो पहले जाके वो देख ले, मैंने यहाँ इस चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए है, उसको उस पर क्लिक करके आप लोग वहाँ जाके वो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन का डेफिनेशन देख ले, फिर आके इन क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हम बुक में देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह है और फिर इसके ऊपर बात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करें, इन 21 to 28 ये एक रेशो है 21 और 28 के दरमियान। इफ़ वी चेंज द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशो टू 70 व्हाट विल बी द सेकंड टर्म। इसमें अगर पहला टर्म को हम 70 में तब्दील करें तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा। तो हम इस तरह लिख दें, इसमें हमारा जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, हमें अब कह रहा है कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सा है। फर्स्ट टर्म वो है 21 और सेकंड टर्म ये है 28। तो हम इस तरह लिख देंगे कि फर्स्ट टर्म 21 है और रेशो दूसरा टर्म कौन सा है 28। अब हम इस फर्स्ट टर्म को, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम इस फर्स्ट टर्म को 70 में तब्दील करें, तो इस तरह एक इक्वल बीच में लिख देंगे, इसको 70 में मैंने तब्दील किया। तो दूसरा क्या बनेगा, पहले तो 70 बन गया, तो दूसरे से क्या बनेगा, तो दूसरा हम मालूम करेंगे, उसको मैंने नाम दिया x। तो पहला 70 में तब्दील हो गया, दूसरे को मैंने नाम दिया x। अगर हम x को जो है ना अच्छा जो भी है, हम x को अच्छा जब हम x को निकालने में कामयाब होए तो इसका मतलब ये हो कि हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा टर्म मैंने x का नाम दिया, हम इसको अब मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम किसी तरह इसको करेंगे। पहले हम इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, 21 इस तरह लिखेंगे और ये 28 नीचे इसी तरह, फिर इक्वल्स इस 70 ऊपर और ये x नीचे। अब इसी तरह क्वेश्चंस हमने किए भी हैं, हमने y पर किए थे, यहाँ पर x है, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं लिख दूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पर करूँगा, 21 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21x बन जाएगा और इक्वल्स 70 और 28। अब लोग मल्टीप्लाई करें 28 और 70, तो ये दोनों 21 और x अपनी जगह लिख दें और फिर 28 और 70 को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 28 और 70 28 क्रॉस 70 इक्वल्स 1960, राइट। इससे क्या रहे 1960। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड्स को x के पहले जो है 21 इस पर डिवाइड करेंगे ताकि x मालूम हो जाए और ये 21 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो x को मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 21 पर डिवाइड करूँगा। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसे यहाँ पर लिख दूँगा, 21x इक्वल्स 1960। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x के आगे जो है 21, डिवाइडिंग, इसकी जगह एक लाइन खींच दे, ये दूसरा पार्ट है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 21। तो 21x हम डिवाइड करेंगे 21 पर और ये b यहाँ पर डिवाइड करेंगे 21 पर,
21 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x बाकी बच गया, ठीक है। और इसको 21 पर डिवाइड करें, 1920 को मैं 21 पर डिवाइड करूँगा तो ये आ रहा है, ठीक है। 1960 डिवाइड बाई 21, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 93.33, तो हमारा आंसर आया 93.33। तो इस तरह हमारा आंसर। सो दूसरा टर्म कौन सा है x, वो हमने क्या लिया था तो ये आ गया, तो मैं लिखूँगा कि द सेकंड टर्म इज़ 93.33, तो सेकंड टर्म ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में क्या है, व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म इन द प्रोपोर्शनल दिस। इस प्रोपोर्शनल में मिसिंग टर्म क्या है, ये 8, 11, 16 और x, तो ये x हमने फाइंड करना है कि ये क्या चीज़ है इस प्रोपोर्शनल में, राइट। यहाँ पर ये 4 डॉट्स लगाए, आप लोग ये इक्वल भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसमें ये x हमने मालूम करना है क्वेश्चन 3 में। तो इसमें x हम मालूम करेंगे किस तरह, वो यहाँ पर मैं लिखूँगा, मैंने ये चीज़ लिखी है और इसमें हमने x माइंड करना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 8/11 इस तरह, और बीच में इक्वल, या ये 4 डॉट्स भी लगा सकते हैं। और ये 16 और नीचे क्या लिखना है x, फ्रैक्शनल फॉर्म में मैंने लिख दिया। फिर मैं यहाँ पर करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने ये चार चीज़ x को मालूम करने के लिए करना है। तो 8 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x आ जाएगा, और 16 और 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब 8x अपनी जगह ले आए और 11 और 16 को आप लोग मल्टीप्लाई करें, तो 11 क्रॉस 16 क्या आ रहा है 176, तो ये आ रहा है 176। अब दोनों साइड्स को हमने 8 पर डिवाइड करना है, मैं लिखूँगा डिवाइडिंग both sides by 8। दोनों साइड्स को 8 पर डिवाइड करना है, इसको 8 पर डिवाइड करें, इसको भी 8 पर डिवाइड करें, तो 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 176 को आप लोग डिवाइड करें 8 पर, तो क्या आ रहा है 22, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 22, तो x 22 आ गया। तो सो द मिसिंग टर्म जो हमें क्या रहा था ना, वो 22 आ गया। हम लिख लेंगे कि द मिसिंग टर्म इज 22, तो 22 हमारा मिसिंग टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या है, 5 men कंप्लीट अ टास्क इन 2 days। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक मेन की बात हो रही है, ठीक है, दूसरे डेज की बात हो रही है, तो मैं लिखूँगा मेन और डेज। तो 5 मेन है और वो 5 बंदे हैं और वो एक काम को 2 दिन में कंप्लीट करते। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क बाय 1 मैन। तो जब 5 आदमी थे तो एक काम कितने दिन में कंप्लीट होता था, 2 दिन में। जब आदमी एक हो जाए 5 से, हम कम करें, तो फिर कितने दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख दूँगा इस तरह। मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक है मेन, ठीक है, और दूसरा है डेज। तो पहले कितने आदमी थे, पहले 5 आदमी थे और कितने डेज में काम कंप्लीट करता थे, 2 दिन में। तो 5 और 2 मैंने लिख दिया। फिर हमें कह रहा है कि अगर आदमी एक हो जाए, कि अगर आदमी हमारे पास एक हो जाए तो कितने दिन लगेंगे। यहाँ पे दिन हमारे पास ये मालूम करने हैं, तो हम इसे x दे देंगे, दिन हमें मालूम नहीं है। आदमी 5 थे, एक काम को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, मुकम्मल कर सकते थे। आदमी एक बन गया 5 से, तो फिर कितने दिन लगेंगे अगर आदमी एक हो। तो जब इसको पहले हम ये देख लेंगे कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन तो हमने समझाया था। आदमी वो यहाँ पे 5 थे,
तो 2 दिन लगते थे। अब मैंने आदमी कम कर दिए तो दिन तो फिर ज़्यादा लगेंगे ना। अगर एक आदमी तो बहुत ज़्यादा दिन लेगा, तो एक आदमी को मैंने कम कर लिया, आदमी मैंने कम कर लिए, फिर दिन ज़्यादा लगेंगे। तो ये कम हो रहा है और दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो ये फिर कौन सा प्रोपोर्शन है? ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, समझ आ रही ना मेरी बात? आदमियों को मैंने कम किया, तो जब आदमी कम हो जाए तो फिर क्या लगेंगे? दिन ज़्यादा लगेंगे। तो एक कम होता है, आदमी कम हो रहा है, दिन ज़्यादा लगेंगे, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम इस तरह करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 5 और 2 हम मल्टीप्लाई कर देते, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, और बीच में इक्वल लिखना है। एक और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 और x को, इस तरह आ गया। अब 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है? 10, और 1 और x को मल्टीप्लाई करें तो x बन गया। तो हमारा x का आंसर क्या है यहाँ? 10। तो हम जब एक आदमी है तो फिर क्या कितने दिन लगेंगे? 10 डेज़ लगेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इट विल टेक 10 डेज़ फॉर 1 मैन टू कंप्लीट द सेम टास्क। हम लिखेंगे इट विल टेक 10 डेज़। हम 10 हमने मालूम किया ना, टू कंप्लीट द टास्क बाय 1 मैन। जब आदमी 1 हो तो फिर कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। जब आदमी 5 हो तो फिर कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। तो आपने सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट। इन्वर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, डायरेक्ट को सॉल्व करने का तरीका अलग है। तो आप लोगों ने ये चीज़ जाननी है। ठीक है, अब हम आ रहे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इजाज़ रीड्स 20 पेजेस ऑफ द होली कुरान इन 55 मिनट्स। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि हमारे पास यह किन किन चीज़ों की बात हो रही है। पेजेस है और मिनट्स है। ठीक है, तो इजाज़ 20 पेजेस जो है ना रीड करता है, रिसाइट करता है, तिलावत करता है कुरान पाक का। कितने मिनट्स में? 55 मिनट्स में। हाउ मैनी पेजेस विल ही रीड इन 120 मिनट्स। अगर हम मिनट्स को ज़्यादा कर दें, 120 मिनट्स कर दें, तो फिर 120 मिनट्स में वो कितने पेजेस रीड करेगा, वो कितने पेजेस पढ़ लेगा, तिलावत करेगा। तो हम यहाँ पर मालूम करेंगे, लेकिन हमें पेजेस और मिनट्स ये याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हमने क्वेश्चन लिखना है। पेजेस है हमारे पास और मिनट्स है। तो जब हमारे पास पेजेस कितने हैं? पहले 20 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं, और कितने मिनट्स में होते हैं? मैं इस तरह लिख दूंगा 20 पेजेस, और ये मिनट्स कितने लेते हैं? 55 मिनट्स। ठीक है, तो जब मिनट्स हमारे पास 120 हो जाए, जब मिनट्स हमारे पास क्या हो जाए? 120, तो फिर पेजेस कितने पढ़े जाएंगे? ठीक है, तो पेजेस हमारे पास मालूम नहीं है, तो हम इसको x बना दें। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 20 पेजेस को वो 55 मिनट्स में पढ़ सकता है। ठीक है, जब वो मिनट्स ज़्यादा हो जाए तो फिर पेजेस भी ज़्यादा पढ़ेंगे ना। तो मिनट्स को मैंने ज़्यादा किया तो फिर पेजेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब टाइम ज़्यादा होगा तो काम भी बहुत ज़्यादा होगा ना। तो एक बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है। तो इस किस्म के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो जो था ऊपर इन्वर्स प्रोपोर्शन था, ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हल करने का तरीका ये है कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो और बीच में इक्वल लिख दें। इन्वर्स प्रोपोर्शन का तरीका ये था कि इस तरह मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट का तरीका ये है कि इस तरह मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे? 55 और x को मल्टीप्लाई करेंगे। 55 और x को मल्टीप्लाई किया, बीच में इक्वल लगा देंगे, और 20 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाइड बाई 120। ठीक है, तो ये 55 और x ये नीचे ले आया, और इन दोनों को आप लोग
मल्टीप्लाई करें कि क्या आ रहा है 20 और 120 को। तो 20 और 120 20 मल्टीप्लाइड बाई 120 ये क्या बन गया 2400 बन गया। ठीक है 2400। अब क्या करना है, इस 55 को ख़त्म करने के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए ना, कितने पेजेस हैं। तो दोनों साइड्स को 55 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 55। तो दोनों साइड्स को 55 पर डिवाइड करेंगे। 55 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। और इसको 55 पर डिवाइड करें। जब आप 2400 को 55 पर डिवाइड कर देते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 43.63। हमारा आंसर क्या है 43.63 इतने। तो 55 मिनट में 20 पेजेस उसने रीड किए। जब मिनट्स ज़्यादा हो गए तो पेजेस भी ज़्यादा होंगे ना, तो 120 में वो कितने पेजेस रीड करेगा, इतने 43.63। तो वीकेंड से हम यहाँ पर लिख देंगे कि 120 मिनट्स में जो है ना वो इतने पेजेस रीड करेगा। ही विल रीड 43.63 पेजेस इन 120 मिनट्स। ठीक है 120 मिनट्स में वो कितने पेजेस रीड करेगा, इतने हमने वो निकाल दिए। ठीक है इस तरह। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आ रहा है, 9 फुटबॉल कॉस्ट 3,500 रुपीज़। 9 फुटबॉल्स का कीमत कितना है, 3,500 रुपीज़ है। हाउ मच विल 4 फुटबॉल कास्ट। जब फुटबॉल हमारे पास 4 होंगे तो उन पे कितना ख़र्चा आएगा। ठीक है उनका कीमत क्या होगा। 9 फुटबॉल्स का कीमत इतना है तो 4 फुटबॉल्स का कीमत कितना होगा, तो वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, फुटबॉल्स है और दूसरा इसका कीमत है, कॉस्ट है। तो फुटबॉल और कास्ट हम लिख देंगे। ठीक है तो यहाँ पर फुटबॉल हमारे पास कितने हैं, 9 फुटबॉल्स है। पहले फुटबॉल्स कितने थे, 9, और इसका कॉस्ट कितना है, 9 फुटबॉल्स का कॉस्ट है 3,500। 3,500 ये इसका कॉस्ट है। जब फुटबॉल कितने हो जाए, जब फुटबॉल 4 हो जाए, जब ये 4 हो जाए तो कॉस्ट फिर कितना आएगा वो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको x कह देंगे। ठीक है x आएगा। तो 9 फुटबॉल का कीमत इतना है, 4 फुटबॉल का कितना होगा वो हमने फाइंड करना है, तो मैंने भी वो लगा दिया x। ठीक है अब ये हमने जानना है कि ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जानना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास जब फुटबॉल 9 है तो इसका कीमत इतना है। जब फुटबॉल कम है, कम हो गए तो इसका कीमत भी कम होगा ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता जा रहा है। ठीक है फुटबॉल 9 से 4 तक आ गए तो इसका कीमत भी कम होगा। ठीक है अब फुटबॉल ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा होगा, फुटबॉल कम हो गया तो कीमत कम होगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हल करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करें और बीच में क्या लिखना है, इक्वल। तो 9 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 9x। बीच में आप लोग क्या लगा लें, इक्वल 4 और ये मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3500। तो ये दोनों मैंने मल्टीप्लाई किए। अब मैं ये कैलकुलेटर पर करूँगा, 9x ये तो अपनी जगह ले आया और 4 और ये मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3500। तो इससे क्या आ रहा है 14,000। ठीक है इससे आ रहा है 14,000। अब दोनों साइड्स को x मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को x के आगे जो है 9 पर डिवाइड करने हैं। तो मैं कह दूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय
बाय 9। तो इस साइड को मैंने 9 पर डिवाइड किया, इस साइड को भी मैंने 9 पर डिवाइड किया। 9 9 के साथ कैंसिल हो गए तो किस x आ गया, और इस 14,000 को आप लोग 9 पर डिवाइड करें, डिवाइड बाय 9, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1555.55 1555.55। तो 1555.55। तो 4 फुटबॉल्स का कीमत इतना आएगा 1555 और 9 का कितना था 3000 था। तो हम कहते हैं कि द कॉस्ट, मैं यहाँ पर लिख दूंगा द कॉस्ट फॉर 4 फुटबॉल्स इज 1555.55 इतने हैं, ठीक है। इसके साथ RS लगा दे रुपीज़, ठीक। तो इतना 4 फुटबॉल पे इतना खर्च आएगा, इतनी कीमत होगी इसकी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 145 kg of rice is this, how many kg of rice can be purchased for, or is this। एक्चुअली हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक है kg किलोग्राम और दूसरा है प्राइस, ठीक है। इसका कीमत जो है राइट, कॉस्ट और प्राइस इस एक जैसी। तो एक है kg और दूसरा है इसका कॉस्ट। तो हमारे पास कितने किलोग्राम्स राइस है, राइस जो हम चावल है ना, हमारे पास 145 किलोग्राम्स चावल है, और इन चावल का कीमत क्या है 6743, ठीक है। इन चावल का कीमत इतना है। हाउ मैनी kg ऑफ राइस कैन बी परचेस्ड फॉर ऑरिस, जब हमारे पास इतने पैसे होते हैं, ठीक है 9876, तो इन पैसों से हम कितने किलोग्राम्स के चावल ख़रीद सकते हैं, तो हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं लिख दूंगा kg, फिर लिख दूंगा कास्ट, kg की जगह kg और कास्ट के नीचे कास्ट लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखे है kg और फिर लिखा है कास्ट। तो पहले kg कितने थे 145 kg है, और इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट यहाँ पे हमें दिया गया है 6743, ये इसका कीमत है, ठीक है 6743। अब हाउ मेनी kgs ऑफ राइस कैन बी परचेस्ड फॉर RS 9876, अगर हमारे पास कीमत इतना है 9876, ये हमारे पास कीमत है 9876, तो हमारे पास कितने किलोग्राम चावल इस पैसों से हम ख़रीद सकते हैं। तो हमें मालूम तो नहीं है ना, तो हम x लगा देंगे और बीच में इस तरह रेशो का निशान। मैं कह रहा है 145 kg राइस हम इन पैसों से ख़रीद सकते हैं। हमारे पास अगर पैसे बढ़ जाए, ये 6000 थे, ये बढ़ गए ना, तो जब पैसे बढ़ते हैं तो चावल भी ज़्यादा हम ख़रीदेंगे ना, तो जब पैसे बढ़ते हैं तो चावल भी ज़्यादा आएगा, जब पैसे कम है तो चावल कम होगा, पैसे ज़्यादा हो गए तो चावल भी ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बीच में हमने इक्वल का निशान लगाना है। तो इसको किस तरह करते आइए देख लेते हैं। तो इस और x को मल्टीप्लाई करें 6743 और x को मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वल्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 145 मल्टीप्लाइड बाय 9876। अब ये वाला तो नीचे लाए 6743x मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों इज इक्वल टू, इन दोनों को आप लोग कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा कैलकुलेटर पर। अच्छा 145 मल्टीप्लाइड बाय 9876 145। तो इन दोनों का आंसर जो है वो ये आ रहा है 14,32020 143
इस तरह इसका आंसर आ रहा है। अब एक्स को फाइंड करने है, एक्स हमें चाहिए ना कि कितनी किलोग्राम चावल हम ख़रीद सकते हैं इन पैसों से। तो एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए जो इसके करीब जो है ना, इस पर दोनों को डिवाइड करेंगे। तो हम कह देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय किस नंबर पर, इस नंबर पर 6, 7, 4, 3। तो इसको इस पर डिवाइड करें 6, 7, 4, 3, इसको भी 6, 7, 4, 3 पर डिवाइड करें। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाए, x आएगा। और इसको इस पर डिवाइड करें, डिवाइड बाय 6, 7, 4, 3। तो ये क्या आंसर दे रहा है, ये 212.37 212.37 इतनी केजीज़ हम राइस खरीद सकते। तो इन पैसों से हम इतनी किलोग्राम राइस चावल जो है ख़रीद सकते हैं। ठीक है, जब पैसे बढ़ गए तो वहाँ पर 145 थे, जब पैसे मैंने बढ़ा दिए तो चावल भी ज़्यादा आएगा ना, तो ये इतना है। तो मैं कहूँगा कि this 212.37 kg rice can be bought with this price, with this money। तो मैं कहूँगा कि 212.37 kg rice can be bought, ख़रीदा जा सकता है किन पैसों से, with RS कितने पैसों से, इन पैसों से 9876, इन पैसों से इतना चावल ख़रीदा जा सकता है। ठीक है।